गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय जगपुरा कठवाड़ी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय में बीए सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत का इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जो राजनीतिक सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, उनका राजनीतिक पहलू पर ही ज़्यादा चर्चा की है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के जो थर्ड यूनिट में जो एक प्रथम टॉपिक है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जिस प्रकार से पराजित किया और भारत में तुर्क सल्तनत की स्थापना की, और विभिन्न तुर्क शासकों ने इब्राहिम लोदी तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक सुल्तानों ने किस प्रकार से उत्तर भारत और भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अपनी शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार किया था, आइए हम उस पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले, चूँकि जो तुर्क सुल्तान थे वो मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो इस्लाम धर्म में राज्य और धर्म का जो सम्मिलित रूप था वह शरीयत के आधार पर चला करता था। राज्य और धर्म का जो रूप था वो शरीयत, यानी कि कुरान और हदीस। हदीस का मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो कथन और वचन थे, उनकी जो सुक्तियाँ थी, उनको हदीस बोला जाता है। किसी बात का या किसी जो कुरान और हदीस दोनों के सम्मिलित रूप को शरीयत या शरा के नाम से भी जाना जाता है, और उसी के आधार पर जो मुस्लिम सुल्तान थे या मुस्लिम पब्लिक थी, वे उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो मुस्लिम जो सुल्तान थे उन्होंने भी शरीयत के आधार पर ही भारत में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। हालांकि ये पूरी तरह सही भी नहीं है कि वो पूरी तरह से शरीयत का पालन ही करते हों। वे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भी अपनी जो बात है उनको शरीयत के उलट भी कई बार वे कर दिया करते थे, शरीयत को किनारा करके। इसलिए जहाँ तक दिल्ली के तुर्क सुल्तानों का सवाल है, ज़्यादातर सुल्तानों ने शरीयत के अनुसार ही पालन किया। कुछ एक सुल्तानों ने, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, उन्होंने कई काम ऐसे भी किए जो शरीयत के मुताबिक ठीक नहीं थे। फिर भी जो इस्लामिक जो ढांचा था, तुर्क सल्तनत का जो ढांचा था, वह तुर्क और मंगोल पद्धति पर आधारित था, और इसमें शरीयत का महत्वपूर्ण स्थान था। शरीयत का, जैसे कि मैंने बताया कि कुरान जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, कुरान और हदीस जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो सुक्तियाँ, वचन, कथन हैं, वो उनको सम्मिलित रूप से हदीस बोला जाता है, और उन दोनों को मिलाकर ही शरीयत या शरा या शर शब्द भी उसके लिए यूज किया जाता है। अतः जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद खलीफाओं ने शासन को संभाला, और उस खलीफाओं के समय में जो इस्लामिक साम्राज्य वह काफ़ी बढ़ गया था। और विभिन्न प्रांतों में जो सेना नायक थे उन्होंने एक तरह से स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। अतः अंततः खलीफाओं को उनके पद पर मान्यता देनी पड़ी, और एक तरह से नाम मात्र के रूप में वे खलीफा की अधीनता स्वीकार करते थे। इसी तरह से भारत के संदर्भ में भी जब तुर्क सुल्तान भारत पर शासन करने आए तो वे खलीफाओं से मान्यता प्राप्त कर लिया करते थे। राजनीतिक खलीफा हो गया मोहम्मद साहब के बाद, जो राजनीतिक उत्तराधिकार थे उनको खलीफा, धार्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकार तो खलीफा के नाम से जाने गए हैं। तो खलीफाओं से ये सुल्तान मान्यता प्राप्त कर लिया करते थे, परंतु ये नाम मात्र की ही मान्यता उनसे प्राप्त करते थे, ताकि धार्मिक रूप से जो मुस्लिम जनता है वह सुल्तानों के प्रति विश्वास कर सके, इसलिए उनसे ये मान्यताएं प्राप्त करते थे। इसी मान्यताओं को सबसे पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, ताकि राजनीतिक उपलब्धि के साथ साथ उनकी धार्मिक जो पकड़ है आवाम में, प्रजा में, वो बनी रह सके, इसलिए उन्होंने उनसे मान्यता प्राप्त की थी। हालांकि वे उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे। अतः इसी नवोदित जो मुस्लिम शासन व्यवस्था है भारत में, उसमें भारतीय
जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर कई उनमें बदलाव भी किए गए और उसी के आधार पर दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने अपनी शासन व्यवस्था को शुरू किया। दिल्ली सल्तनत है उसकी शासन व्यवस्था का जो सबसे प्रमुख अंग है वह था सुल्तान। केंद्रीय शासन का जो सबसे प्रमुख अंग है वह क्या है? सुल्तान। सबसे पहले क्या है? केंद्रीय शासन, इसके अधीन आता है सबसे पहले सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख सम्राट है उस समय सल्तनत काल में सुल्तान कहलाता था। क्या कहलाता था? सुल्तान कहलाता था, जो एक तरह से स्वेच्छाचारी निरंकुश हुआ करता था, जिसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता था। वह जो फैसले लेता था अंतिम फैसला उसी का होता था। उसके जो मंत्री आदि उनको जो सलाह दिया करते थे वे केवल परामर्श के रूप में उसको सलाह भी दिया करते थे। उन मंत्रियों अथवा जो सलाहकार थे उनकी बात को मानना या ना मानना सुल्तान के मस्तिष्क के ऊपर निर्भर था। हालांकि डॉक्टर जो कुरैशी नामक जो इतिहासकार है उनका यह मानना है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान पर कई पाबंदियां, कई बंदिशें थी, जैसे कि व्यक्तिगत बंदिशें, यानी कि दिल्ली का जो सुल्तान था वह जनता के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं दे सकता था। इसी तरह से धार्मिक बंदिशें भी थी। धार्मिक बंदिश यानी कि इस्लाम के जो शरीयत का जो काम था वो शरीयत में वह कोई दखल नहीं दे सकता था और उसी के अकॉर्डिंग वह काम किया करता था। यानी कि कोई भी धार्मिक मामलों में सुल्तान सीधा सीधा से दखल नहीं दिया करता था। इसी तरह से उनके जो सेना नायक है, अमीर वर्ग है, उलेमा वर्ग है, उनके बंदिशें भी उनके ऊपर रहा करती थी। हालांकि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि ये बंदिशें केवल नाम मात्र की थी। सुल्तान जैसा चाहता था वैसा ही वह शासन संचालन के लिए करता था। एक तरह से वह स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक होता था। जो उसके मस्तिष्क में आता था वही कार्य करता था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता था। अंतिम फैसला उसी का होता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, हालांकि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक के दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने इस्लामिक शरीयत के आधार पर ही ज़्यादातर ने अपना काम किया है और शरीयत में सीधा सीधा उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। हालांकि अपवाद के रूप में अलाउद्दीन खिलजी मिलते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी ने कई ऐसे कार्य भी किए हैं जो शरीयत के हिसाब से ठीक नहीं बैठते थे, शरीयत के हिसाब से उलट थे, उनके हिसाब से ठीक नहीं बैठते। जो सजा आदि वे दिया करते थे वह शरीयत के उलट भी दे दिया करते थे। तो वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मुख्य रूप से तो राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग रखा करते थे। राजनीति और धर्म दोनों को अलग अलग रखा करते थे। इस बात की जानकारी मैंने आपको जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक के बारे में बताया था उसमें आपको पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दी थी। इसी तरह से सुल्तान बलबन ने भी थोड़ा बहुत ऐसा ही काम किया था। हालांकि ज़्यादातर जो सुल्तान थे वे इस्लामी शरीयत के अकॉर्डिंग ही काम किया करते थे। उससे परे जाकर वे कोई काम नहीं किया करते थे और अपने धर्म का वे पूरी तरह से पालन करते थे। दिल्ली का जो सुल्तान होता था वह स्वेच्छाचारी निरंकुश होता था। अंतिम फैसला उसी का होता था, उस पर कोई बंदिशें नहीं थी। हालांकि डॉक्टर कुरैशी मानते हैं कि उस पर कई प्रकार की बंदिशें हुआ करती थी, परंतु उनकी बातों से अन्य विद्वान पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो मुख्य केंद्र था दिल्ली सल्तनत का, इसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ घूमता था। पूरा प्रशासन सुल्तान के अकॉर्डिंग, सुल्तान के चारों ओर ही था, वह था दिल्ली का सुल्तान। इसके बाद हम बात करते हैं एक राज्य को चलाने के लिए सुल्तान ही अकेला व्यक्ति नहीं हुआ करता था, उसके सहायता के लिए अनेक मंत्री और अधिकारी गण हुआ करते थे। मंत्रीगण एवं अधिकारी। किसी भी राज्य को चलाने के लिए केवल एक राजा ही आवश्यक नहीं होता। इसी तरह दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए बहुत सारे मंत्री एवं अधिकारी गणों की आवश्यकता होती है। उस समय 4 प्रमुख जो मंत्री विभाग हैं वो बताए जाते हैं। इन चारों का मैं अभी नाम देता हूँ आपको। वजीर, दीवान आलिश या दीवान आलिश भी बोलते हैं। तीसरा है
दीवाने हिशाम। चौथा है दीवाने रसालत। इसके अलावा चार तो मुख्य थे, चार मुख्य के अलावा पांच और छठा और भी मंत्री पद था जिसकी भी काफ़ी वैल्यू थी दिल्ली सल्तनत में। वह था सदर सुदूर और छठा था काजीउल पुजार। ये 6 प्रमुख मंत्री पद थे जिसमें 4 मुख्य थे। इसके अलावा एक और पद का सृजन किया गया था, वह था नायब। हालांकि इसको मैंने बाद में से लिखा है कि हर समय ये पद अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके ऊपर भी हम चर्चा विशेषकर करेंगे, नायब के पद के ऊपर। इन पदों के अलावा भी बहुत सारे पद जैसे बरीद मुमालिक था, अमीर हाजिब, अमीर बारबक, अमीर आखूर, अमीर शिकार, नाकीब आदि बहुत सारे अधिकारी गण थे जो दिल्ली सल्तनत को में सुल्तान की सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल उपलब्ध रहा करते थे। तो आइए सबसे पहले हम जो बात करते हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे नायब के पद का। हालांकि वजीर का पद की बात करनी चाहिए, लेकिन नायब के पद की बात हम पहले कर लेते हैं। नायब या नायब मुमलकत, इस पद का सर्जन रजिया सुल्ताना की पतन के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने जब बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया तो बहराम शाह ने नायब मुमलकत या नायब के पद का सर्जन किया था। ये पद वजीर से ऊपर होता था और सुल्तान से नीचे, यानी कि इस पद की इतना महत्व था कि सुल्तान से नीचे और वजीर से ऊपर इसका महत्व था। एक तरह सुल्तान के बाद इसी पद का महत्व था। लेकिन जब भी शक्तिशाली सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठा करते थे तो इस पद को या तो किसी को भी नहीं दिया करते थे या ऐसे व्यक्ति को दिया करते थे जो नामात्र के, मतलब उनको खुश करने के लिए दिल्ली का सुल्तान उनको दे दिया करता था। क्योंकि जब जब भी इस पद पर कोई शक्तिशाली अमीर दिल्ली के सल्तनत पर कायम होता था किसी दुर्लभ या कमजोर शासक के समय, तब यह पद एक तरह से सुल्तान की शक्तियों का पालन, सुल्तान की जो शक्तियां हैं उसका पालन करना शुरू कर देता था। इसलिए जो भी शक्तिशाली दिल्ली के सुल्तान हुए उन्होंने नायब मुमलकत का जो पद होता था उसको किसी व्यक्ति को नहीं दिया, या दिया भी तो केवल नाम मात्र के लिए दिया, एक तरह से दिखावे के तौर पर उसको खुश करने के लिए दिया, एक तरह से उनको पदवी के रूप में दिया, लेकिन शक्तियां उसके पास नहीं रखी गई। तो आइए नायब के बाद बात करते हैं वजीर। वजीर का जो पद है वो ईरान सबसे पहले ईरान में शुरू हुआ था। एक तरह से इसको प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, और ये सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। इसका मुख्य जो कार्य था वह सुल्तान को प्रजा की भावनाओं से परिचित करवाना तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सुल्तान को सलाह देना। वजीर का जो कार्य होता था वह सुल्तान को जो प्रजा की भावनाएं तत्कालीन समय में प्रजा किस प्रकार का विचार सुल्तान के प्रति रख रही है उसकी भावनाओं से अवगत करवाना, प्रजा की भावनाओं को सुल्तान तक पहुंचाना, उनकी मांगों को सुल्तान तक पहुंचाना एवं महत्वपूर्ण विषयों पर सुल्तान को सलाह आदि देने का कार्य किसका था? वजीर का हुआ करता था। यानी कि सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वह वजीर का पद था। इस वजीर के पास एक विभाग होता था दीवाने विजारत। वजीर के पास कौन सा विभाग हुआ करता था? दीवाने विजारत। उस विभाग का ये प्रमुख हुआ करता था, दीवाने विजारत हुआ करता था। और वजीर के पास जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वह था वित्त विभाग। वित्त विभाग का यह प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, यानी कि राजस्व संबंधी जितने भी मामले हुआ करते थे पूरे सल्तनत काल में वे वजीर के पास ही पहुंचते थे और वजीर ही उन सारे मामलों को सुल्तान तक पहुंचाया करता था। इसी तरह से राजस्व वसूल करना, कितना राजस्व किस प्रांत से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सबकी जानकारी वजीर के पास होती थी। और वजीर के अधीन बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी गण होते थे जो वजीर के प्रति वफादार होते थे और वजीर सुल्तान के प्रति वफादार हुआ करता था।
प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नासरुद्दीन महमूद तक, बलबन से पहले तक के जो सुल्तान हुए, उनके समय में वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। एक तरह से सुल्तान के नीचे इसको महत्वपूर्ण माना जाता था। इसकी कई महत्वाकांक्षी होते थे और समय समय पर ये विद्रोह आदि करके सुल्तान को गद्दी पर बैठाया और उतारा करता था। लेकिन जैसे खिलजी राजवंश का उदय हुआ, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के समय वजीर के पद की महत्वाकांक्षाएं घटती गई, वजीर के पद का महत्व घटता रहा, उसकी महत्वाकांक्षाओं को घटवा दिया गया। लेकिन तुगलक काल, जब तुगलकों का काल शुरू हुआ, तुगलकों के काल में इस पद का महत्व पुनः बढ़ने लग गया और फिरोज तुगलक के समय तक तो वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। यानी कि तुगलक काल में वजीर को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता था। अतः वजीर अपने आप में सुल्तान के बाद केंद्रीय शासन का एक प्रमुख पदाधिकारी होता था, जो सुल्तान को जनता की जो भी भावनाएं, राजस्व संबंधी जो भी मामले हैं, वे सुल्तान को अवगत करवाया करता था। इसी तरह से दूसरा जो विभाग है दीवान आरिज, इस विभाग को दीवान आरिज भी बोलते हैं, दीवान अर्ज भी बोल सकते हैं। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है, इसका जो मुख्य अधिकारी होता है, उसको आरिज ममालिक बोला जाता है। सुल्तान बलबन ने सबसे पहले इस विभाग को व्यवस्थित ढंग से सुधारा था। एक तरह से इसको हम आरिज ममालिक को कह सकते हैं सेना का महासंगठन करता, यानी कि सैनिकों की भर्ती करना, रसद आदि की व्यवस्था करना, सब आरिज ममालिक दीवान अर्ज विभाग का ही कार्य था। और इसका जो मुख्य अधिकारी था आरिज ममालिक में सारा कार्य किया करता था। सैनिकों का उड़िया रखना, घोड़ों को दागना ताकि खराब घोड़े सेना में सम्मिलित ना हो, ये सभी कार्य कौन करता था? दीवान आरिज विभाग ही किया करता था। तो सेना का एक तरह से संगठन करता कौन सा विभाग था? दीवान आरिज। ये वजीर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण विभाग दिल्ली सल्तनत में था। इसी तरह से तीसरा जो डिपार्टमेंट है दीवान इंशा, तीसरा जो डिपार्टमेंट है दीवान इंशा, ये भी दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था का एक प्रमुख अंग था। इसका जो मुख्य कार्य था वह शाही पत्र व्यवहार की व्यवस्था एवं उसको सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि शाही पत्र व्यवहार, यानी कि दिल्ली के सुल्तान का, चाहे वो दिल्ली की जनता को पत्र व्यवहार हो या दिल्ली की या सुल्तान के अधीन सेनाओं को पत्र व्यवहार हो या अन्य राज्यों को, अपने सामंतों को या विदेशी राज्यों को जो पत्र व्यवहार किया जाता था, वे दीवान इंशा विभाग के द्वारा ही किया जाता था। दीवान इंशा की सहायता के लिए अनेक दबीर होते हैं, लिपिक। क्या होते हैं दबीर? लिपिक। दीवान इंशा विभाग की सहायता के लिए अनेक कर्मचारी होते थे, लिपिक होते थे, जिनको दबीर कहा जाता था। वे इसकी सहायता करते थे, अनेक पत्र लिखते थे और पत्र लिखने में महारत हासिल होती थी। ये विभाग सुल्तान का एक विश्वसनीय व्यक्ति ही को दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत सारे जो गुप्त आदेश है वो इसी के माध्यम से जाया करते थे, संधि आदि इसी के माध्यम से हुआ करती थी। अतः दीवान इंशा विभाग दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण विभाग था, काफ़ी गुप्त विभाग ये माना जाता था और सुल्तान का जो खास करीबी व्यक्ति है वही इस पद पर नियुक्त हुआ करता था। अगला जो विभाग है दीवान रसालत। दीवान रसालत, अगला जो विभाग है दीवान रसालत। दीवान रसालत जो विभाग है वह, इस विभाग को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। डॉक्टर कुरैशी का मानना है कि ये विभाग है धार्मिक विषयों से संबंधित है, धार्मिक विषयों से संबंधित है और दिल्ली सल्तनत की ओर से जितने भी धार्मिक अनुदान, उलेमाओं, साधु संतों को आदि को जहाँ धार्मिक अनुदान आदि दिए जाते थे वे सारे इसी विभाग के द्वारा किया जाता था। परंतु डॉक्टर हबीबुल्ला का मानना है कि ये विभाग धार्मिक विभाग ना होकर एक विदेश मंत्री है, विदेश विभाग है। विदेश मंत्री दीवान रसालत कौन था? विदेश मंत्री था। उनका कहना है कि इस मंत्री का कार्य क्या था? कूटनीति व्यवहार स्थापित करना, अन्य राज्यों में अपने राजदूत भिजवाना और अन्य राजदूतों को राज्य में प्रवेश देना और उनको सुल्तान से अवगत करवाना इस विभाग का कार्य था। ज़्यादातर विद्वान डॉक्टर हबीबुल्ला के मत से सहमत है कि ये एक विदेश विभाग हो सकता है, हालांकि डॉक्टर कुरैशी ने इसको धर्म विभाग से संबंधित अधिकारी बताया है। ये 4 विभाग 5 विभाग काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। नाइब मुमलकत का पद हर समय ताकतवर नहीं रहा। जब भी कमजोर सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब ये पद काफ़ी ताकतवर हो जाया करता था। इसके अलावा सदर सुदूर भी एक महत्वपूर्ण पद माना जाता, धार्मिक विभाग था एक तरह से ये।
इसका काम क्या था, धार्मिक विभाग का जो हेड होता था सदरुल सुदूर, उसका काम क्या था कि साम्राज्य में जो भी मुस्लिम जनता है क्या वह इस्लामिक नियमों उपनियमों के अनुसार अपना जीवन एवं चरित्र का वहन कर रही है नहीं कर रही है, क्या दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, रमजान के महीने में रोजे रख रही है नहीं रख रही है। ये सारे काम किसका था, सदरुल सुदूर का काम था। एक तरह से ये जनता को जो चारित्रिक हीनता है उसको उनसे रोकना था। इसी तरह से सदरुल सुदूर का एक मुख्य काम था जकात, जो मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था वह वसूल किया करता था, और इस जकात को यही व्यक्ति मस्जिदों मदरसों मकतबों में लगाया करता था, उस जकात के पैसों को उनके काम में दिया करता था। तो सदरुल सुदूर का भी एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था धार्मिक मामलों में। इसके अलावा ये धार्मिक मामलों की देख रेख करता था। इसी तरह से विभिन्न अनुदान, धार्मिक अनुदान जो भी दिए जाते थे वे सभी इसी व्यक्ति के, इसी सदरुल सुदूर के द्वारा दिए जाते थे सुल्तान की सहमति से। अगला जो छठा है काजी उल कुज़ात, ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के बाद जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था वह काजी उल कुज़ात होता था। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि धार्मिक विभाग और न्याय विभाग एक ही व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन कभी कभी ये 2 अलग अलग व्यक्तियों को भी दे दिया जाता था। इस तरह से काजी उल कुज़ात न्याय विभाग का प्रमुख होता था। इसके अधीन प्रांतीय काजी, नगरों के काजी आदि आया करते थे, और ये विभिन्न जो उलेमा होते थे, मुफ्ती होते थे, जो इस्लाम के मान्य व्याख्याकार होते थे। मुफ्ती बोलते इस्लाम के जो मान्य व्याख्याकार, कुरान और हदीस के जो जानकार होते थे ना, उनकी मदद ये लिया करते थे। कौन? काजी उल कुज़ात, जो काजी होते थे न्याय का पालन करने वाले, जो धार्मिक मामले उन तक पहुँच जाया करते थे ना, तो धार्मिक मामलों में ये क्या करते थे, उलेमा, उसमें क्या मुफ्ती जो होते थे ना इस्लाम के मान्य व्याख्याकार, उनसे ये मदद लिया करते थे। इस प्रकार ये 6-7 मुख्य विभाग थे दिल्ली सल्तनत को, केंद्रीय शासन को चलाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग थे जिनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ वकील दर। इसके अलावा भी कौन कौन से विभाग थे? वकील दर, वकील दर, वकील दर भी एक महत्वपूर्ण विभाग था दिल्ली सल्तनत का, जो राज परिवार की व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यानी कि सुल्तान का सबसे जो करीबी व्यक्ति होता था ना, राज परिवार की व्यवस्था करने वाला, सुल्तान की जो पर्सनल जो चीज़ें उनकी व्यवस्था करने वाला, सारा काम कौन देखता था? वकील दर। चाहे उसका रसोई घर हो, अस्तबल खाना हो, शराब खाना हो, जो भी हो, वे सारी देखरेख किसके द्वारा तहत होती थी? वकील दर। एक तरह से ये पूरे जो कार्य होता था ना दरबार का, उसकी निगरानी कौन करता था? कोई व्यक्ति सुल्तान से मिलने आए तो वो सुल्तान से मिलाने का काम भी वकील दर से करना। पहले वकील दर से मिलता था, वकील दर उसको सुल्तान से मिलाया करता था। तो व्यक्तिगत दरबार के जितने भी घरेलू कार्य वकील दर के द्वारा हुआ करते थे। इसके अलावा भी अमीर हाजी या बारबर, ये भी प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। राज दरबार में, दिल्ली सल्तनत के राज दरबार में होने वाले उत्सवों एवं समारोह का आयोजन इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी व्यक्ति के देखरेख में किया जाता था, अमीर हाजिब या अमीर बाकबर के देख में। इसके अलावा ये सुल्तान से जो भी व्यक्ति मिलने आया करता था, वकील दर के अलावा बारबर का भी काम क्या था? उससे उनको मिलाने का था। इसी तरह से और भी बहुत सारे विभाग हैं, जैसे कि नकीब। सल्तनत के दरबार में बहुत सारे नकीब हुआ करते थे, बहुत सारे नकीब हुआ करते थे जो सुल्तान की आज्ञाओं को सेना और जनता तक पहुंचाया करते थे। नकीब भी एक से अधिक तादाद में हुआ करते थे जो सुल्तान की आज्ञाओं को सेना और जनता तक पहुंचाया करते थे। इसी तरह से नकीब के अलावा जानदार या सरे जानदार, ये सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक जो बॉडीगार्ड होते थे वो होते थे। इनका जो लीडर होता था वह सरे जानदार कहलाता था। ये भी पद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही दिया जाता था सुल्तान के लिए। इसी तरह से अमीर आखुर
शाही घोड़ों की देखरेख करने वाला, अस्तबल की देखरेख करने वाला जो प्रमुख होता था, अमीर आखुर होता था। अमीर शिकार, शिकार विभाग का अध्यक्ष, इस तरह से अमीर आखुर, अमीर शिकार, ये दोनों भी महत्वपूर्ण पद माने जाते थे। अमीर आखुर बेग जो होता था वह शाही घोड़ों की देखरेख करने वाला होता था, उसी के नियंत्रण में हुआ करते थे। इसी तरह से अमीर शिकार, शिकार विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इस प्रकार से बहुत सारे विभाग थे। इन विभागों के अलावा भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने कई विभागों का निर्माण किया, जैसे कि मोहम्मद तुगलक ने दीवान अमीर कोई विभाग बनाया, कृषि विभाग से संबंधित कृषि विभाग बनाया, दीवान अमीर कोई। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज, यानी कि जो किसानों से और जो राजस्व अधिकारियों से बकाया वसूल किया जाता था, वे दीवान मुस्तखराज विभाग से ही के द्वारा वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार के विभाग भी दिल्ली सल्तनत में मौजूद थे, जो हर समय दिल्ली सल्तनत का कार्य देखा करते थे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण विभाग था वह था बरीद मुमालिक। कौन सा था? बरीद मुमालिक। बरीद मुमालिक का कार्य क्या था कि गुप्तचर जो विभाग का हेड होता था बरीद मुमालिक, वे सम्राट को, सुल्तान को जितनी भी गुप्तचर संबंधी जानकारी है वे पहुँचाया करता था, और दरअवा डाक चौकी विभाग भी उसी के अंदर आया करता था, ताकि डाक व्यवस्था का सही समय पर पहुंचाया उनको जा सके। इस तरह से ये केंद्रीय शासन था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा आप बात करेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था की हमने बात कर ली, पूरा केंद्रीय जो भी अधिकारी गण थे, सुल्तान थे, उन सबके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रांतीय शासन व्यवस्था की। प्रांतीय शासन व्यवस्था की दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। उन प्रांतों को इक्ता या विलायत के नाम से जाना जाता था। प्रांतों किस नाम से जाना जाता था? इक्ता या विलायत के नाम से जाना जाता था। इनका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको मुफ्ती भी बोला जाता था, अथवा इक्तदार या मुक्ता भी बोला जाता था। इक्ता का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको इक्तदार या मुक्ति भी बोला जाता था। सुल्तान, दिल्ली सुल्तान इन इक्तदारों की स्वयं नियुक्ति, पदच्युति और स्थानांतरण स्वयं किया करता था। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत में जो प्रांत हैं वे 2-3 भागों में बटे हुए थे, जैसे कि निकटतम प्रांतों में हम बात कर सकते हैं मुल्तान, पंजाब, दोआब का जो क्षेत्र है वो निकटतम प्रांतों में आ जाया करता था। इसी तरह से जो दूरस्थ प्रांत थे, गुजरात, मालवा, बंगाल, बिहार आदि दूरस्थ प्रांत है। इसी तरह से करद राज्य थे दक्षिण भारत के, जिनको बाद में मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, और दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विस्तार हो चुका था। इसलिए दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे प्रांतों की आवश्यकता, बहुत सारे प्रांत बनाने पड़े। ये जो इक्तादार होते थे अपने अधिकार क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्र हुआ करते थे, और एक जैसे केंद्रीय शासन में सुल्तान की जो भूमिका होती थी वैसे ही उनकी भूमिका इक्ताओं में होती थी। हालांकि वे स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं था कि वे सुल्तान आदि की उपाधि धारण कर ले, उपाधि आदि में धारण नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तरह से वे स्वतंत्र शासन की तरह ही शासन किया करते थे। इसके अलावा इन इक्तदारों का जो मुख्य काम था प्रांतों में इस्लामी कानून की रक्षा करना, उन्हें कार्यान्वित करना, उलेमाओं की रक्षा करना, न्याय शासन का प्रबंध करना, न्यायालयों के निर्णयों को कार्यान्वित करना, राजमार्गों की सुरक्षा करना आदि इनका मुख्य काम था, जो इक्ताओं में इनको करना पड़ता था। व्यापार, वाणिज्य, जनता की भलाई आदि का कार्य इनको करना पड़ता था। इन इक्तदारों की सहायता के लिए प्रांतीय वजीर, प्रांतीय आरिज एवं प्रांतीय काजी हुआ करते थे, जो इक्तदारों की सहायता समय समय पर हर मामलों में किया करते थे। इसी तरह से जो राजस्व वसूल किया जाता था प्रांतों से,
उनमें नाजिर और वाकुफ जैसे अधिकारी भी हुआ करते थे, नाजिर और वाकुफ जैसे अधिकारी भी हुआ करते थे, जो इक़्तिदारों की राजस्व वसूल करने में मदद किया करते थे, इस इक़्तिदारों को हिसाब किताब दिया करते थे। इन इक्ताओं में एक अधिकारी होता था साहिब दीवान। साहिब दीवान ये काफी महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था प्रांतों में। इतिहासकारों का मानना है कि साहिब दीवान इक़्तिदारों के द्वारा नियुक्त ना करके केंद्र में सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था, ताकि इक़्तिदारों पर नियंत्रण रख सके। प्रांतों में जितनी भी घटना घटित होती थी उन सबकी जानकारी का ब्यौरा साहिब दीवान किसको भेजता था? सुल्तान को भिजवाता था। एक तरह से ये इक़्तिदारों पर नियंत्रण का कार्य करता था, प्रांतों के जो अधिकारी थे उन पर नियंत्रण का कार्य करता था। इसके अलावा भी सुल्तान के बहुत सारे गुप्तचर हुआ करते थे, जो समय समय पर इक़्तिदारों प्रांतपतियों के जो काम थे उनकी जानकारी सुल्तान तक में पहुंचाया करते थे। डॉक्टर एल श्रीवास्तव आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का मानना है कि 13वीं सदी के अंत तक तो दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी नहीं थी कि इक्ताओं को बनाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन 14वीं सदी में चूंकि दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विस्तार हो चुका था और बहुत सारे सामंतों का दमन कर उसको राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया था, इसलिए दिल्ली सल्तनत को इक्ताओं में बांटने का फैसला लिया गया, इक्ताओं में बांटा गया। और इन बाद में इन प्रांतों को भी शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इनको शिकों में बांटा गया। किसको बांटा गया? इक्तों को किसमें बांटा गया? शिकों में बांटा गया। और शिकों को सरकारों में बांटा गया और सरकारों को परगनों में और परगनों को गांव को भेज। इस तरह की शासन व्यवस्था की सबसे पहले इकाई कौन सी थी? सल्तनत के बाद इक्ता शिक, इसको शिक लिखते हैं। सरकार, परगना और गांव, इस प्रकार की शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में बनी हुई थी। शिक में जो शिक होता था, प्रांतों का जो अधीनस्थ होते थे, जैसे जिले होते थे, प्रांतों को जिलों में बांटा गया। एक तरह से छोटे प्रांत से इन जिलों को भी सरकारों में बांटा गया, सरकारों को परगनों में बांटा गया। तो यहाँ पर शिकदार नामक अधिकारी हुआ करता था जो कानून और व्यवस्था बनाने का काम किया करता था। इसी तरह से जो परगनों की शासन व्यवस्था है, परगनों में मालगुजारी वसूल करने के लिए मुतशरीफ नामक अधिकारी हुआ करता था, जो मालगुजारी का वसूल किया करता था। इसकी सहायता के लिए मुशर्रिफ, मुहस्सिन, गुमाश्ता, सहरंग आदि अधिकारी हुआ करते थे। आगे चलकर इन मुतशरीफ को आमिल और शिकदार भी कहा जाने लगा। आगे चलकर इनको आमिल और शिकदार भी कहा जाने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में का जो विस्तार है उनको इक्ताओं में बांटा गया, इक्ताओं के बाद शिकों में बांटा गया, सरकारों में बांटा गया, परगनों में बांटा गया, गाँव में बांटा गया। इस प्रकार की प्रांतीय शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में बनी हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की। राजस्व व्यवस्था किसी भी राज्य के संचालन के लिए उसका राजस्व व्यवस्था का मजबूत होना काफ़ी आवश्यक है। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत में भी राजस्व की वसूली अनेक तरीकों से की जाती थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे, जिनमें उश्र, खराज, जजिया, जकात आदि मुख्य कर थे। ये 4-5 जो कर थे। इसके अलावा एक खुम्स भी था, खम्स या खुम्स, जो लूट में या गड़े हुए माल जो सैनिकों को प्राप्त होता था, उनमें राज्यों को सैनिकों का अपना हिस्सा होता था। इस प्रकार से राज्यों की आय होती थी। इनके अलावा भी दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे सिंचाई कर हुआ, इसके अलावा बहुत सारे चराई कर, समय समय अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग तरीके से तकावी ऋण हुआ, कृषि पर एक्स्ट्रा कर लिया गया। इसी तरह से मकान कर हुआ। अलग अलग करों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के सुल्तान अपने राजस्व की पूर्ति किया करते हैं। यहाँ पर हम मुख्य कर हैं उनकी चर्चा करेंगे। उश्र बोलते हैं इसको, खराज, जकात,
जजिया, खुम्स या खम्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चुंगी वगैरह भी थी, वो भी ली जाती थी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में राजस्व के जो उगाई थी वो 5 टैक्सों के माध्यम से की जाती थी। उशरी जो कर था वे मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो उनकी कुल उपज का लगभग 1/10 से 1/20 भाग के रूप में उनसे वसूल किया जाता था। इसी तरह से खराज जो था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो 1/2 से 1/5 भाग तक हुआ करता था। इसी तरह से ज़कात जो था वे मुसलमानों से उनकी वार्षिक आय का 2.5% लिया जाता था, जो उन्हीं के समाज के ऊपर, उन्हीं के धर्म के ऊपर खर्च किया जाता था। अन्य धर्मों के ऊपर इसको खर्च नहीं किया जाता था। ये भी कंपल्सरी टैक्स था। इसी तरह जजिया जो कर था वे गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जजिया कर को लेकर विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। दिल्ली सल्तनत में चूँकि बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि जो बहुत सारे ज़्यादातर जो गैर मुस्लिम रहा करते थे उनको सैनिक सेवा से छूट दी गई थी। उन सैनिक सेवाओं की छूट के बदले में उनसे जजिया कर वसूल किया जाता था। जजिया कर की मात्रा 3 प्रकार से तय की जाती थी उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। सबसे ऊपरी स्तर पर 48 दरम ली जाती थी, फिर 24 दरम ली जाती थी और फिर तीसरे पर 12 दरम ली जाती थी। स्त्रियों, बच्चे, लूले लंगड़ों, सन्यासियों, पुजारियों, ब्राह्मणों से इस टैक्स को इससे उनको छूट मिली हुई थी। लेकिन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी क्या वसूल किया था? जजिया कर वसूल किया था। ये काफ़ी विवादित टैक्स है। इसका इतिहासकारों ने काफ़ी तरह से खंडन भी किया है और कुछ सुल्तानों ने इनको बाद में इनमें काफ़ी कटौती भी कर दी थी। जैसे मुगल काल में हम देखते हैं कि कई सुल्तानों ने इसको बाद में ख़त्म ही कर दिया था, कुछ ने इसको लगा दिया था, अकबर ने इसको हटा दिया था। इसी तरह खुम्स या खम्स जो था वे लूट मार में या गड़ा हुआ जो सोना चांदी या खजाना जो मिलता था उसमें क्या होता था कि 1/5वां हिस्सा उन सैनिकों को 80% दे दिया जाता था और 20% जो हिस्सा था वो किसको दिया जाता था? 20% जो हिस्सा था वह 1/5 यानी कि 20% हिस्सा राज्य को दिया जाता था और 4/5 भाग यानी कि 80% हिस्सा सैनिकों में जिनको माल मिलता था उनमें बांट दिया जाता था। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इसमें उसका उलट कर दिया। उन्होंने अब जो भी खजाना लूट का जो माल मिलता था उसमें 80% यानी कि 4/5 भाग तो राज्य को दिया गया और 1/5 यानी कि 20% भाग ही सैनिकों में बांटा गया। जब से इससे पहले क्या किया जाता था? इसका उलट किया जाता था, इसमें सैनिकों को ज़्यादा माल मिला करता था। लेकिन सिकंदर लोदी जैसे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए उन्होंने तो इसको लेने से इनकार कर दिया। जिनको ये माल मिलता था उन्हीं को वो सौंप दिया करते थे। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के समय इस जो खुम्स का माल था इसमें उनको उन्होंने उल्टा माल कर दिया। इसके अलावा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि कर पैमाइश के आधार पर लिया। इससे पहले केवल बोली लगाकर ही भूमि कर वसूल किया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें सुधार करते हुए पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर उनसे आय राजस्व वसूल किया। अन्य सभी सुल्तानों ने अन्य सुल्तानों ने लगान निश्चित करने के लिए वे पुरानी परंपरा नस्क मुक्ताई कनकूदाजी परंपराओं को ही अपनाया। इसी तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई कर नहरें बनवाई। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें बनवाई, कृषकों के लिए नहरें बनवाई ताकि खेती को अच्छे से जल उपलब्ध हो सके। इसी सिंचाई के आधार पर बाद में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी वसूल किया था, जिसको हर्ब-ए-शर्ब कहा जाता है, जिसको हर्ब-ए-शर्ब कहा गया है। वे सिंचाई कर उनसे वसूल किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषकों को सौंदार ऋण अथवा तकाबी ऋण कृषकों की भलाई के लिए उन्होंने दिए थे। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर, मकान कर आदि वसूल किए गए। चुंगी कर भी उनसे लिया जाता था। बताया जाता है कि मुसलमानों से 2.5% वसूल किया जाता था, कि गैर मुसलमान से 5% तक चुंगी कर वसूल किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के लिए अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे। 5 में मुख्य थे। इसके अलावा विभिन्न चुंगी वगैरह और अन्य साइड के जो कर थे वे उनसे अधिक वसूल किए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में सैनिक संगठन। सेना का प्रबंधन।
सेना का प्रबंधन, सेना का संगठन। दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी, तुर्क सेना, वह तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित थी। इसका जो मुखिया होता था दीवान-ए आरिफ। इस पद को सर्जित करने वाला सुल्तान बलबन था, जिसने सबसे पहले सेना को एक तरह से संगठित किया। लेकिन सेना को स्थायित्व देना, सेना में स्थायित्वपन लाना, उनको नगद पेंशन, नगद पैसे देना, उसका काम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सेना, जो दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था था, उसके जो कई आधार थे, सुल्तान की अलग सेना हुआ करती थी, प्रांतों की सेना हुआ करती थी, विभिन्न जो ठेके पर दिए गए सैनिक होते थे वे होते थे। इसी तरह से जिहाद में भाग लेने वाले पर्सनल जो व्यक्ति होते थे, व्यक्तिगत रूप से भाग लिया करते थे, वे भी सेना का काम किया करते थे। प्रांतों की एकताओं की जो सेना थी, सुल्तान के कहने पर समय समय पर सैनिक अभियानों में भाग लिया करती थी, सैनिक अभियानों में भाग लिया करती थी। सुल्तान के जो सैनिक होते थे वे उनके अंगरक्षक के रूप में भी कार्य किया करते थे। सल्तनत की सेना को जो सबसे पहले स्थायित्व प्रदान किया वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने प्रदान किया था। इसके अलावा इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जो सल्तनतकालीन एक इतिहासकार, उन्होंने सेना में कर्मिक स्तर के आधार पर सेना का बंटवारा उन्होंने किया है। उनका मानना था कि दिल्ली सल्तनत में कर्मिक स्तर के आधार पर सैनिकों का बंटवारा हुआ करता था। जैसे कि 10 घुड़सवारों पर एक सरखेल, जैसे कि 10 घुड़सवार है, एक सरखेल, 10 घुड़सवारों पर एक सरखेल। इसी तरह से 10 सरखेलों पर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालारों पर एक अमीर, 10 अमीरों पर एक मलिक, 10 मलिकों पर एक खान। इस तरह से सैनिकों का कर्मिक स्तर बना हुआ था दिल्ली सल्तनत में। इसका उल्लेख सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो शासन का मुख्य आधार है सैनिकों के आधार पर ही किया गया, विभिन्न प्रकार के सैनिक अभियान किए गए, उनमें एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होती थी और उनको सैनिकों को अनेक स्तरों पर बांटा गया ताकि समय समय पर वह सल्तनत की सेवा कर सके। इसी तरह से न्याय, सल्तनत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। उसके बाद काजीउल कुज्जात हुआ करते थे, नगरों में काजी हुआ, कोतवाल हुआ करते थे। इसी तरह से प्रांतों में प्रांतीय काजी हुआ करते थे जो न्याय व्यवस्था का कार्य किया करते थे। न्याय जो था वह काफ़ी कठोर, न्याय व्यवस्था जो दंड विधान था वह काफ़ी कठोर हुआ करता था। हालांकि जो मृत्यु का जो प्रावधान है वह सुल्तान के द्वारा ही दिया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक के सुल्तानों ने जो दंड विधान या न्याय का जो पालन किया है वह शरीयत के अनुसार ही किया है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने समय समय पर इस शरीयत का उल्लंघन करते हुए अपने हिसाब से न्याय और दंड का विधान किया है, न्याय और दंड का विधान किया है। सुल्तान स्वयं सप्ताह में 2 दिन दरबार लगाया करता जिसमें न्याय का वे कार्य किया करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में अमीर या दाद नामक अधिकारी न्याय का कार्य किया करता था। इसी तरह से पुलिस और गुप्तचर विभाग भी दिल्ली सल्तनत में अच्छे से बना हुआ था। उसके माध्यम से भी दिल्ली सल्तनत के जो संचालन का शांति व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था कार्य था, वह बना हुआ था। गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था का एक आधार स्तंभ थे, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्हीं के आधार पर उन्होंने पूरे साम्राज्य को एक तरह से बांध कर रखा था उनकी गुप्तचर व्यवस्था के आधार पर। सुल्तान अलाउद्दीन के समय में जो गुप्तचरों को मुन्ही अथवा मुनहिस भी कहा जाता था, मुन्ही अथवा मुनहिस भी कहा जाता था, जो बरीद मुमालिक के अधीन कार्य किया करते थे। इसी तरह से डाक विभाग जो होता था, चौकियों पर, विभिन्न चौकियों पर हरकारी हुआ करते थे जो एक चौकी से दूसरी चौकी पर डाक आदि पत्रों को पहुंचाया करते थे। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में जो शासन व्यवस्था थी वह स्तर बाय स्तर बटी हुई थी। सबसे हेड सुल्तान था जो स्वेच्छाचारी निरंकुश होता था, उसी का फैसला अंतिम हुआ करता था। इस प्रकार से मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप से आपको दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।